चूंकि बच्चे बहुत कम वित्तीय शिक्षा के साथ कॉलेज से निकलते हैं, इसीलिए वो अपने वयस्क जीवन की शुरुआत अमेरिकी सपने का पीछा करने से करते हैं, लेकिन खुद को गहरे कर्ज में पाते हैं। बाहर निकलने का उन्हें जो एकमात्र तरीका दिखाई देता है वो है अमीर बनने की रणनीति। लेकिन उस वित्तीय साक्षरता की पृष्ठभूमि के बिना उनके प्रयास किसी कमजोर नींव पर अट्टालिका तानने जैसे होते हैं और एम्पायर स्टेट बिल्डिंग बनाने के बजाय वो अंततः लीनिंग टावर ऑफ सबर्बिया बनाते हैं। रॉबर्ट और उनके बचपन के मित्र माइक को उनके अमीर डैडी की शिक्षा की बदौलत एक मजबूत बुनियाद मिली थी जो अट्टालिका बनाने लायक थी। अकाउंटिंग का विषय नीरस और दुविधापूर्ण है और वित्तीय सफलता के लिए बेहद अनिवार्य है। अमीर डैडी ने दोनों लड़कों को इसे सिखाते समय सरलता के लिए केवल चित्रों का इस्तेमाल किया। बाद में जाकर उन्होंने मुख्य अवधारणाओं का मार्गदर्शन देने के लिए संख्याएं जोड़ना शुरू किया। रॉबर्ट कहते हैं कि पहला नियम यह है कि आपको संपत्ति और दायित्व के बीच का फर्क पता होना चाहिए और सिर्फ संपत्तियां खरीदना चाहिए। आपको बस इतना ही जानने की जरूरत है। लेकिन इसके इतने सरल होने के बावजूद ये एक ऐसी चीज है जिसे कई लोग नहीं समझ पाते हैं। जब अमीर डैडी ने शुरू में इसे दो किशोर लड़कों को समझाया तो उन्होंने सोचा कि वो मजाक कर रहे हैं। वयस्क ये बात कैसे नहीं समझते हैं? क्या हर व्यक्ति अमीर नहीं बनना चाहता? समस्या ये है कि बैंकरों, वित्तीय नियोजकों और दूसरों ने ज्यादातर लोगों को अलग तरीके से शिक्षित किया है। इसीलिए उन्हें अपने दिमाग में पहले से भरे विचारों को भूलना होगा। कुछ लोग तो इतने बुनियादी पहलू पर लौटने को अपनी प्रतिष्ठा के खिलाफ मानते हैं। संपत्ति और दायित्व की सच्ची परिभाषाएं शब्दों में नहीं बल्कि अंकों में निहित हैं। लोगों की मदद के लिए रॉबर्ट वैसे ही रेखाचित्रों का इस्तेमाल करते हैं जैसे रेखाचित्रों का इस्तेमाल अमीर डैडी ने उनकी मदद करने के लिए किया था। ये संपत्ति का कैश फ्लो पैटर्न है। रेखाचित्र का ऊपरी हिस्सा इनकम स्टेटमेंट है जिसे प्रायः प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट कहा जाता है। ये आय और व्यय को बताता है, पैसा अंदर और पैसा बाहर। रेखाचित्र का निचला हिस्सा बैलेंस शीट है। बैलेंस इसलिए क्योंकि इसमें संपत्तियों को दायित्वों के साथ संतुलित किया जाता है। संपत्तियां आपकी आमदनी बढ़ाती हैं, वो आपकी जेब में पैसा लाती हैं। ये दायित्व का कैश फ्लो पैटर्न है। दायित्व आपकी जेब से पैसा बाहर निकालता है। अमीर बनना चाहते हैं तो संपत्तियां खरीदें। ये सरल लगता है लेकिन इतने सारे लोग इसलिए वो दायित्व खरीदते हैं। यदि आप दौलत हासिल करना और कायम रखना चाहते हैं तो आपको अपनी समझ को बढ़ाना चाहिए। ये सिर्फ संख्याओं की बात नहीं है। बात यह है कि संख्याएं क्या कहानी बताती हैं। इनमें से हर रेखा चित्र में तीरों का अनुसरण करके देखें कि पैसा कहां प्रवाहित हो रहा है, यानी कैश फ्लो का रुख किस ओर है। इससे आपको उस वित्तीय स्थिति की कहानी या कथानक समझ में आ जाएगा। ये एक गरीब व्यक्ति का कैश फ्लो पैटर्न है। ये एक मध्यम वर्गीय व्यक्ति के कैश फ्लो का पैटर्न है। ये एक दौलतमंद आदमी का कैश फ्लो पैटर्न है। इन सरल रेखा चित्रों में कैश फ्लो ये कहानी बताता है कि हर व्यक्ति पैसे को कैसे संभालता है। प्रायः कर्ज में फंसे लोग ये सोचते हैं कि ज्यादा पैसा कमाना ही उनकी समस्या का हल है, लेकिन ज्यादा पैसे से उनकी समस्याएं सुलझ नहीं सकती। उल्टा वो कई गुना बढ़ जरूर सकती हैं। इसीलिए इतने सारे लोग जिन्हें अचानक बहुत सारा पैसा मिलता है, जैसे लॉटरी या विरासत से, वो उसे तेजी से फूंक डालते हैं। ज्यादा पैसों का परिणाम ये होता है कि खर्च भी उतना ही बढ़ जाता है। इतने सारे लोगों में जिस चीज की कमी है वो है वित्तीय शिक्षा। इसीलिए वो अपने पेशे में सफल होने के बावजूद पैसे की तंगी से परेशान हो सकते हैं। हो सकता है कि उन्होंने पैसा बनाना तो सीख लिया हो, लेकिन ये नहीं सीख पाए कि इसका प्रबंधन कैसे किया जाए। बहुत बुद्धिमान लोग भी पैसे धेले यानी कि वित्त के मामले में अंगूठा टेक हो सकते हैं। उन्होंने ये तो सीख लिया है कि पैसे के लिए कड़ी मेहनत कैसे की जाए,
लेकिन वो ये नहीं सीख पाए कि पैसे से अपने लिए कड़ी मेहनत कैसे कराई जाए। रॉबर्ट एक युवा दंपत्ति की कहानी बताते हैं जिनकी शादी होती है और वो इकट्ठे जीवन शुरू करते हैं। उनकी आमदनी बढ़ने लगती है, लेकिन इसके साथ ही उनके खर्च भी बढ़ने लगते हैं। दंपत्ति पर पहली मार उसकी पड़ती है जो ज्यादातर लोगों के लिए सबसे बड़ा खर्च होता है, टैक्स। और कई लोगों के लिए इनकम टैक्स सबसे बड़ा आघात नहीं होता, ये तो सोशल सिक्योरिटी होता है। ये लगभग 15% है। सोशल सिक्योरिटी टैक्स को जब मेडिकेयर टैक्स रेट से मिला दिया जाता है, जिन सभी में नियोक्ता को बराबरी की हिस्सेदारी करनी होती है, तो वो राशि जिसका भुगतान नियोक्ता अब कर्मचारी को नहीं कर सकता और कर्मचारी को उस राशि पर भी इनकम टैक्स देना होता है। युवा दंपत्ति का सामना इन टैक्सों से होता है और जब वो मकान खरीदते हैं तो उन्हें प्रॉपर्टी टैक्स भी देना पड़ता है और नए मकान के साथ नई कार, नया फर्नीचर और नया सामान भी आता है। अचानक उनके दायित्व बढ़ जाते हैं और मॉर्गेज तथा क्रेडिट कार्ड कर्ज हावी हो जाते हैं। दंपत्ति चूहा दौड़ में फंस जाते हैं। इसमें एक शिशु को भी जोड़ दें और वो ज्यादा कड़ी मेहनत करते हैं। ज्यादा आमदनी के कारण ज्यादा टैक्स लगता है, कर्ज बढ़ता रहता है और वो अंततः इसे एक कंसोलिडेटेड लोन में अपने मॉर्गेज को एकीकृत करा लेते हैं। लेकिन उनकी आदतें नहीं बदली हैं, इसीलिए क्रेडिट कार्ड का कर्ज चलता रहता है। साथ ही वो अपने होम लोन की अवधि को भी बढ़वा लेते हैं। इस दंपत्ति के लिए और उन जैसे इतने सारे लोगों की सच्ची समस्या क्या है? सिर्फ ये कि वो ये नहीं जानते कि वो अपने पास के पैसे का प्रबंधन कैसे करें। इसका कारण ये है कि वो वित्तीय रूप से निरक्षर हैं और संपत्ति तथा दायित्व के सच्चे फर्क को समझते नहीं हैं। इतने सारे लोग ये प्रश्न करने का समय ही नहीं निकालते हैं कि क्या किसी चीज में समझदारी है। वो तो बस भीड़ का अनुसरण करते जाते हैं। अक्सर वो बिना सोचे समझे यही बात दोहरा देते हैं जो उन्हें बताई गई है। डाइवर्सिफाई। आपका घर एक संपत्ति है। आपको ज्यादा कर्ज लेने के लिए टैक्स में छूट मिलती है। कोई सुरक्षित नौकरी खोजो, गलतियां मत करो, जोखिम मत लो। रॉबर्ट और माइक ने अमीर डैडी के साथ मीटिंग में बैठकर बहुत सारा समय गुजारा था। अमीर डैडी जिन बुद्धिमान लोगों से खुद को घेरे रहते थे, उनसे उन लड़कों ने भी बहुत कुछ सीखा था। इसका परिणाम यह हुआ कि उन्होंने उनके स्कूल में सिखाए जाने वाले मानक रूढ़ियों पर प्रश्न करना सीखा। इससे समस्या उत्पन्न होने लगी और वो अपने शिक्षकों से दूर होने लगे। रॉबर्ट पैसे के मामले में अपने असली डैडी से असहमत होने लगे, खास तौर पर उनके गरीब डैडी के इस दृष्टिकोण से कि उनका घर उनका सबसे बड़ा निवेश था। इसके विपरीत अमीर डैडी अपने घर को निवेश नहीं, दायित्व मानते थे। कई लोग अब भी ये विश्वास करते हैं कि उनका मकान संपत्ति है, लेकिन रॉबर्ट सिखाते हैं कि घर दायित्व है, क्योंकि ये पैसा आपकी जेब से बाहर निकालता है। केवल टैक्स और व्यय के कारण ही नहीं, बल्कि मूल्य कम होने तथा अवसर चूकने के कारण भी, क्योंकि आपका सारा पैसा आपके घर में बंध जाता है। इसीलिए आप किसी दूसरी जगह उसका निवेश नहीं कर पाते और इस वजह से आप निवेश अनुभव की शिक्षा से वंचित रह जाते हैं। इसका यह मतलब नहीं है कि आप कभी ज्यादा बड़ा मकान नहीं खरीद सकते, लेकिन पहले उन संपत्तियों को खरीदें जो मकान का भुगतान करने के लिए कैश फ्लो दें। जब संपत्तियां इतनी बढ़ जाती हैं कि वो व्यय से ज्यादा आय देने लगती हैं, तो बचे हुए पैसे का निवेश संपत्तियों में दोबारा कर दिया जाता है। इससे बैलेंस शीट का संपत्ति वाला कॉलम बढ़ता है, जिससे ज्यादा आमदनी उत्पन्न होती है। परिणाम यह होता है कि जो अमीर लोग संपत्तियों और दायित्वों के फर्क को समझ लेते हैं, वो ज्यादा अमीर बन जाते हैं। मध्यम वर्ग चूहा दौड़ में अटका रहता है, क्योंकि वो आमदनी उत्पन्न करने वाली संपत्तियों में निवेश करने के बजाय अपने घर को संपत्ति मानता रहता है। वो इसलिए भी अटका रहता है क्योंकि उसका वेतन ही उसकी आय का मुख्य स्रोत होता है, और जब उसकी आय बढ़ती है तो उसके टैक्स भी बढ़ जाते हैं। कई लोग म्यूचुअल फंड्स में
निवेश करते हैं, अपने खाते संभालने के लिए मैनेजर को पैसे देते हैं, क्योंकि उनके पास ये करने के लिए समय या विशेषज्ञता नहीं होती। वो महसूस करते हैं कि म्यूचुअल फंड खेल को सुरक्षित तरीके से खेल रहा है और उन्हें इसलिए सुरक्षित खेलना है क्योंकि उनकी बैलेंस शीट संतुलित नहीं है। वो अवसरों का लाभ इसलिए नहीं ले सकते क्योंकि उन्होंने अधिकतम कर्ज ले रखा है और पैसा केवल वेतन के जरिए उनकी जेब में आ रहा है। अमीर बनना चाहते हैं? अपने प्रयास आय उत्पन्न करने वाली संपत्तियां खरीदने पर केंद्रित कर लें। जब आप सचमुच समझ लें कि संपत्ति क्या है, दायित्वों और व्ययों को कम रखें, आप अपनी संपत्ति वाले कॉलम को ज्यादा गहरा कर लेंगे। आपको कैसे पता चलेगा कि आप कब दौलतमंद बन गए? रॉबर्ट आर बकमिंस्टर फुलर की परिभाषा का इस्तेमाल करते हैं। दौलत इंसान की आगे कितने दिनों तक जिंदा बचे रहने की योग्यता है, यानी अगर मैं आज काम करना छोड़ दूं तो मैं कितने लंबे समय तक जिंदा रह सकता हूं। इसे कहने का एक और तरीका, दौलत व्यय वाले कॉलम की तुलना में संपत्ति वाले कॉलम से मिलने वाले कैश फ्लो का पैमाना है। जब आपकी संपत्तियां आपके व्यय पूरे करने लायक पर्याप्त आय उत्पन्न कर देती है तो आप दौलतमंद बन जाते हैं, भले ही आप धनाढ्य न हुए हों। बाएं गोलार्ध का पल। संख्याओं को देखें और उनके द्वारा बताई जाने वाली कहानियों को पढ़ना सीखें। संपत्तियां आपकी जेब में पैसा डालती हैं। अगर कोई आपकी जेब से पैसा बाहर निकालता है तो ये संपत्ति नहीं है, ये तो दायित्व है। दाएं गोलार्ध का पल। बैलेंस शीट के रेखा चित्र विभिन्न लोगों के जीवन में पैसे की गतिविधि को स्पष्ट करने में मदद करते हैं। अवचेतन पल। बहिष्कार का डर लोगों को आमतौर पर स्वीकृत रायों या लोकप्रिय प्रवृत्तियों पर प्रश्न किए बिना उन्हें स्वीकार करने के लिए प्रेरित करता है, जिससे अक्सर उन्हें वित्तीय नुकसान होता है। रॉबर्ट क्या कह रहे थे? अब सोच विचार करने का समय है। खुद से पूछें, रॉबर्ट इस उद्धरण में क्या कह रहे हैं और वो ऐसा क्यों कहते हैं? इस खंड में आपको रॉबर्ट के साथ सहमत या असहमत होने की जरूरत नहीं है। लक्ष्य तो ये समझना है कि रॉबर्ट क्या कह रहे हैं। याद रखें, ये पाठ्यक्रम सहयोगी और समर्थक बनने के लिए तैयार किया गया है। दो दिमाग एक से बेहतर होते हैं। अगर आप रॉबर्ट की कही बात को नहीं समझ पाते हैं तो संकोच ना करें, समझने में मदद मांगें। हर उद्धरण पर बातचीत करने का समय निकालें जब तक कि आप इसे समझ ना लें। महत्वपूर्ण ये नहीं है कि आप कितना ज्यादा पैसा कमाते हैं, है कि आप कितना पैसा रख पाते हैं। बुद्धि समस्याओं को सुलझाती है और पैसे को उत्पन्न करती है। वित्तीय बुद्धि के बिना पैसा जल्दी ही चला जाता है। अगर आप एम्पायर स्टेट बिल्डिंग बनाने जा रहे हैं तो आपको सबसे पहले तो ये करने की जरूरत है कि एक गहरा गड्ढा खोदें और एक मजबूत नींव डालें। अगर आप किसी उपनगरीय इलाके में घर बनाने जा रहे हैं तो आपको बस 6 इंच का कंक्रीट का स्लैब डाल। अधिकतर लोग अमीर बनने की हसरत में 6 इंच के स्लैब पर एम्पायर स्टेट बिल्डिंग खड़ी करने की कोशिश कर रहे हैं। अमीर लोग संपत्तियां इकट्ठी करते हैं, गरीब और मध्यम वर्गीय लोग दायित्व इकट्ठे करते हैं और उन्हें संपत्तियां मानते हैं। अगर आपकी आदत यह है कि आप मिलने वाली हर चीज को खर्च कर देते हैं तो संभवतः ज्यादा पैसे मिलने से व्यय में ही वृद्धि होगी। 80% परिवारों की वित्तीय कहानी ये होती है कि वो आगे बढ़ने के लिए कठोर श्रम करते हैं। बहरहाल उनकी ये कोशिश बेकार जाती है क्योंकि वो अपना जीवन संपत्तियां खरीदने के बजाय दायित्व खरीदने में लगा देते हैं। पैसे को पूरी तरह ना समझने की वजह से बहुसंख्यक लोग इसकी भारी शक्ति को खुद पर हावी होने की अनुमति देते हैं। अतिरिक्त प्रश्न। अब इस अध्याय में रॉबर्ट की कही बातों की समझ के साथ इसमें बताई कहानियों को खुद पर और अपने जीवन पर लागू करने का समय है। खुद से ये प्रश्न पूछें और अपने अध्ययन साझेदार के साथ उन पर विचार विमर्श करें। खुद के साथ और अपने साझेदार के साथ ईमानदार बने।
आप जो जवाब दे रहे हैं, अगर उनमें से कुछ आपको पसंद नहीं आते हैं, तो खुद से पूछें कि क्या आप बदलने के लिए तैयार हैं। अपने विचारों तथा मानसिकता को बदलने की चुनौती को स्वीकार करें। आपकी वित्तीय शिक्षा कब शुरू हुई? क्या ये इस पुस्तक से हुई या किसी दूसरे स्रोत से? जब आपने रॉबर्ट की संपत्तियों और दायित्वों की परिभाषा पहली बार पढ़ी, तो आपकी प्रतिक्रिया क्या थी? जब उन्होंने कहा कि मकान एक संपत्ति नहीं है, तो आपकी प्रतिक्रिया क्या थी? क्या आपने अपने मकान को संपत्ति माना था? जब उन्होंने अपने तर्क को पूरी तरह स्पष्ट किया, तो क्या आपकी धारणा बदल गई? कौन सी कैश फ्लो स्थिति आपके जीवन जैसी सबसे ज्यादा है? आपके मकान के अलावा क्या कोई ऐसी चीज है जिसे आपने संपत्ति माना था, लेकिन जिसने बाद में खुद को दायित्व के रूप में उजागर किया? क्या आप इस कथन से सहमत हैं? ज्यादातर लोगों की शिक्षा में जिस चीज की कमी है, वो ये नहीं है कि पैसे कैसे बनाएं, बल्कि ये है कि पैसे का प्रबंधन कैसे करें, क्यों या क्यों नहीं। अमीर डैडी ने लड़कों से कहा था कि अकाउंटिंग में संख्याएं महत्वपूर्ण नहीं होती, बल्कि उनके द्वारा बताई जाने वाली कहानी महत्वपूर्ण होती है। आपके जीवन में संख्याएं कौन सी कहानी बताती हैं? आपके जीवन में ऐसा समय कब था जो एक सकारात्मक उपलब्धि जैसा दिखता था, जैसे प्रमोशन या वेतन वृद्धि, लेकिन ये अपेक्षित बैलेंस शीट परिणाम की ओर नहीं ले गया? अगर आप आज काम करना छोड़ दें, तो आप आगे कितने दिनों तक जीवित रह सकते हैं? ये संख्या आपको हैरान करती है या डराती है? शब्दावली की परिभाषाएं। 401 के एक अमेरिकी रिटायरमेंट योजना, जिसे एरिसा एक्ट ऑफ 1974 ने विकसित किया था, जब कंपनियों को इस बात का एहसास हुआ कि वो रिटायर होंगे। संपत्ति, कोई चीज जो न्यूनतम श्रम से आपकी जेब में पैसा डालती है। बैलेंस शीट, इनकम स्टेटमेंट रेखा चित्र का निचला हिस्सा। इसे बैलेंस शीट इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये संपत्तियों को दायित्वों से संतुलित करती है। कैश फ्लो, आने वाला पैसा आमदनी के रूप में और जाने वाला पैसा व्यय के रूप में। कैश फ्लो की दिशा ही ये तय करती है कि कोई चीज आय है, व्यय है, संपत्ति है या दायित्व है। कैश फ्लो कहानी बताता है। वित्तीय योग्यता, एक बार जब आप पैसा बना लें तो आप इस पैसे का क्या करें, लोगों से इसे खुद छीनने से कैसे रोकें, इसे ज्यादा लंबे समय तक कैसे रखें और उस पैसे से अपने लिए कड़ी मेहनत कैसे कराएं। स्वर्णिम नियम, जिसके पास सोना होता है वही नियम बनाता है। आय, वो पैसा जो किसी व्यक्ति या व्यवसाय की सामान्य कारोबारी गतिविधियों के फलस्वरूप मिलता है। इनकम स्टेटमेंट या प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट, ये आय और व्यय को मापता है, पैसा अंदर और पैसा बाहर। दायित्व, कोई चीज जो पैसा आपकी जेब से बाहर निकालती है। म्यूचुअल फंड, विविध शेयर, बॉन्ड या सिक्योरिटीज का समूह, जिनका प्रबंधन किसी पेशेवर निवेश कंपनी द्वारा किया जाता है और यूनिट के माध्यम से व्यक्तिगत निवेशकों द्वारा खरीदा जाता है। इन यूनिट्स का विभिन्न कंपनियों में कोई सीधा स्वामित्व मूल्य नहीं होता। सोशल सिक्योरिटी, सामाजिक कल्याण या सामाजिक बीमा कार्यक्रम, जिसे स्वचालित वेतन कटौतियों के जरिए पैसा मिलता है और ये उनके बुढ़ापे तथा विकलांगताओं के वक्त उन्हें आर्थिक सहायता देता है। अध्याय 3, सबक 3, अपने खुद के काम पर ध्यान केंद्रित करें। अमीर लोग अपनी संपत्ति वाले कॉलम पर ध्यान केंद्रित करते हैं, जबकि बाकी सभी अपने इनकम स्टेटमेंट पर ध्यान केंद्रित करते हैं। सन 1974 में मैकडॉनल्ड्स के संस्थापक रे क्रॉक से कहा गया कि वो ऑस्टिन में टेक्सास यूनिवर्सिटी की MBA क्लास को संबोधित करें।
मेरा एक मित्र एमबीए की उस क्लास में पढ़ता था। बहुत शक्तिशाली और प्रेरक उद्बोधन के बाद कक्षा समाप्त हो गई। इसके बाद विद्यार्थियों ने रे से पूछा कि क्या वो बियर लेने के लिए उनके प्रिय अड्डे पर चलेंगे। रे ने कृपापूर्वक इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया। जब समूह के हर व्यक्ति के हाथ में बियर आ गई, तब रे ने पूछा, मैं किस कारोबार में हूं? मेरे मित्र ने कहा। यह सुनकर हर कोई हंसने लगा। एमबीए के ज्यादातर विद्यार्थियों ने सोचा कि रे ये सवाल मजाक में पूछ रहे हैं। किसी ने जवाब नहीं दिया, इसलिए रे ने दोबारा पूछा, तुम्हें क्या लगता है कि मैं किस कारोबार में हूं? विद्यार्थी एक बार फिर हंस दिए और आखिर एक बहादुर लड़के ने जोर से कहा, रे, दुनिया में ऐसा कौन है जो ये नहीं जानता कि आप हैमबर्गर बिजनेस में हैं? रे मुस्कुराए। मुझे मालूम था कि तुम लोग यही कहोगे। वो ठहरे और फिर उन्होंने जल्दी से आगे जोड़ दिया, देवियों और सज्जनों, मैं हैमबर्गर के कारोबार में नहीं हूं। मेरा कारोबार तो रियल एस्टेट का है। जैसा मेरे मित्र ने बताया, रे ने अपने दृष्टिकोण को काफी विस्तार से स्पष्ट किया। रे जानते थे कि बिजनेस प्लान में कारोबार का बुनियादी केंद्र हैमबर्गर फ्रेंचाइजी बेचने पर था, लेकिन उन्होंने हर फ्रेंचाइजी के स्थान पर से नजर नहीं हटाई। वो जानते थे कि हर फ्रेंचाइजी की सफलता में जमीन और इसका स्थान सबसे महत्वपूर्ण घटक थे। बुनियादी तौर पर जो व्यक्ति रे क्रॉक की कंपनी की फ्रेंचाइजी खरीद रहा था, वो उसके नीचे की जमीन भी खरीद रहा था। आज मैकडॉनल्ड्स संसार में रियल एस्टेट का सबसे बड़ा मालिक है, जिसके पास कैथोलिक चर्च से भी ज्यादा भूमि है। मैकडॉनल्ड्स के पास अमेरिका और पूरे संसार के सबसे मूल्यवान चौराहे तथा नुक्कड़ हैं। मेरा मित्र इसे अपने जीवन के सबसे महत्वपूर्ण सबकों में से एक मानता है। आज वो कार धोने वाले गैराज का मालिक है, लेकिन उसका कारोबार उन गैराजों के नीचे की जमीन है। पहले आपने देखा कि रेखा चित्रों के माध्यम से हमने बताया था कि ज्यादातर लोग खुद को छोड़कर बाकी सभी के लिए मेहनत करते हैं। वो सबसे पहले तो कंपनी के मालिकों के लिए मेहनत करते हैं, फिर टैक्स के जरिए सरकार के लिए मेहनत करते हैं और अंत में बैंक के लिए मेहनत करते हैं, जो उनकी मॉर्गेज का मालिक है। जब मैं छोटा था तो हमारे आसपास मैकडॉनल्ड्स नहीं था, लेकिन मेरे अमीर डैडी ने माइक और मुझे वही सबक सिखाया जो रे क्रॉक ने टेक्सास यूनिवर्सिटी में बताया था। ये अमीरों का तीसरा रहस्य है। ये रहस्य है अपने खुद के काम पर ध्यान केंद्रित करें। पैसों की तंगी का प्रायः सबसे स्पष्ट कारण ये होता है कि लोग जिंदगी भर किसी दूसरे के लिए काम करते रहते हैं। इसीलिए बहुत से लोगों के पास जिंदगी भर काम करने के बाद भी दिखाने के लिए कुछ नहीं बचता। हमारे वर्तमान शिक्षा तंत्र का मूल उद्देश्य अकादमिक योग्यताएं विकसित करके अच्छी नौकरियां दिलाना है। पूरा शिक्षा तंत्र बच्चों को इसी के लिए तैयार करने पर ध्यान केंद्रित करता है। उनका जीवन उनके वेतन या जैसा पहले बताया जा चुका है, उनके आय वाले कॉलम के इर्द गिर्द घूमेगा। कई छात्र इंजीनियर, वैज्ञानिक, रसोइये, पुलिस ऑफिसर, चित्रकार, लेखक आदि बनने के लिए आगे पढ़ाई करेंगे। ये पेशेवर योग्यताएं उन्हें नौकरी पाने और पैसे के लिए काम करने की अतिरिक्त काबिलियत मुहैया कराती हैं। लेकिन आपके पेशे और आपके खुद के काम में एक बड़ा फर्क है। अक्सर मैं लोगों से पूछता हूं, आपका खुद का काम क्या है? और वो कहेंगे, ओह, मैं बैंकर हूं। फिर मैं उनसे पूछता हूं कि क्या वो बैंक के मालिक हैं? आमतौर पर उनका जवाब होता है, नहीं, मैं तो वहां नौकरी करता हूं। इस उदाहरण में उन्होंने अपने पेशे और खुद के काम को एक ही मान लिया था। उनका पेशा तो बैंकर का हो सकता है, लेकिन उनका खुद का काम कुछ भी नहीं है। स्कूल कॉलेज के साथ समस्या यह है कि आप अक्सर वो बन जाते हैं जिसका आप अध्ययन करते हैं। यानी अगर आप कुकिंग का अध्ययन करते हैं तो आप शेफ बन जाते हैं। अगर आप विधि का अध्ययन करते हैं तो आप वकील बन जाते हैं। और ऑटो मैकेनिक्स का अध्ययन वो बनने में गलती ये होती है कि बहुत सारे लोग अपने खुद के काम पर ध्यान केंद्रित करना भूल जाते हैं।
वो अपना जीवन किसी दूसरे के काम की परवाह करने और उसे अमीर बनाने में लगा देते हैं। आर्थिक सुरक्षा पाने के लिए व्यक्ति को अपने खुद के काम पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। आपका काम आपकी आय नहीं, आपकी संपत्ति वाले कॉलम के इर्द गिर्द घूमता है। जैसा पहले बताया जा चुका है कि पहला नियम किसी संपत्ति और दायित्व के फर्क को जानना तथा संपत्तियां खरीदना है। अमीर लोग संपत्ति वाले कॉलम पर ध्यान केंद्रित करते हैं, जबकि बाकी सभी अपने इनकम स्टेटमेंट पर ध्यान केंद्रित करते हैं। इसीलिए हम अक्सर इस तरह की बातें सुनते हैं, मुझे वेतन वृद्धि की जरूरत है, काश मुझे प्रमोशन मिल जाए, मैं थोड़ा और प्रशिक्षण लेने के लिए कॉलेज जा रहा हूं ताकि मुझे ज्यादा अच्छी नौकरी मिल सके, मैं ओवर टाइम करने वाला हूं, शायद मुझे कोई दूसरी नौकरी कर लेनी चाहिए। कुछ मामलों में ये समझदारी भरे विचार हैं, लेकिन आप अब भी अपने खुद के काम पर ध्यान केंद्रित नहीं कर रहे हैं। ये विचार अब भी आय वाले कॉलम पर ध्यान केंद्रित करते हैं और किसी व्यक्ति को आर्थिक दृष्टि से ज्यादा सुरक्षित तभी बनाएंगे जब इस अतिरिक्त पैसे का इस्तेमाल आमदनी देने वाली संपत्तियां खरीदने के लिए किया जाए। बहुसंख्यक गरीब और मध्यम वर्गीय लोग आर्थिक क्षेत्र में रूढ़िवादी होते हैं, जिसका मतलब है मैं जोखिम लेने में समर्थ नहीं हूं। इसका बुनियादी कारण यह है कि उनके पास कोई वित्तीय आधारशिला नहीं है। उन्हें अपनी नौकरियों से चिपके रहना है और खेल को सुरक्षित तरीके से खेलना है। जब छटनी आम बात हुई तो करोड़ों कर्मचारियों को पता लगा कि उनकी सबसे बड़ी तथाकथित संपत्ति यानी उनका मकान उन्हें जिंदा निगल रहा है। उनकी संपत्ति हर महीने उनके पैसे खा रही थी। उनकी कार यानी उनकी दूसरी संपत्ति भी उन्हें कच्चा चबा रही थी। गैराज में रखे $1000 के गोल्फ क्लब्स अब $1000 के नहीं रह गए थे। नौकरी की सुरक्षा के बिना अब उनके पास दूसरा कोई सहारा ही नहीं बचा था। उन्होंने जिन्हें संपत्तियां माना था वो आर्थिक संकट के दौर में उनकी कोई मदद नहीं कर सकती थीं। मैं मानता हूं कि हम में से ज्यादातर लोगों ने किसी मकान या कार को खरीदते समय कर्ज का आवेदन फॉर्म भरा होगा। नेटवर्थ वाले खंड पर नजर डालना हमेशा रोचक रहता है, क्योंकि इससे हमें यह पता चलता है कि बैंकिंग और अकाउंटिंग के क्षेत्र में किन चीजों को संपत्तियां माना जाता है। एक बार मैं लोन चाहता था, लेकिन उस वक्त मेरी आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं दिख रही थी। इसलिए मैंने संपत्ति वाले कॉलम की संख्या बढ़ाने के लिए अपने नए गोल्फ क्लब्स, मेरी पेंटिंग्स, पुस्तकें, इलेक्ट्रॉनिक्स, अरमानी के सूट, कलाई घड़ी, जूते और दीगर चीजें भी शामिल कर ली। मेरे लोन के आवेदन को इसलिए ठुकरा दिया गया क्योंकि रियल एस्टेट में मेरा बहुत ज्यादा निवेश था। लोन मंजूर करने वाली समिति को यह पसंद नहीं आया कि मैं किराए से इतना ज्यादा पैसा कमाता था। वो जानना चाहते थे कि मेरे पास तनख्वाह वाली सामान्य नौकरी क्यों नहीं है। उन्होंने अरमानी सूट, गोल्फ क्लब्स या पेंटिंग कलेक्शन पर कोई आपत्ति नहीं की। जब आप सामान्य सांचे में नहीं ढलते हैं तो जीवन कई बार मुश्किल हो जाता है। मैं हर बार सिहर जाता हूं जब भी मैं किसी के मुंह से सुनता हूं कि उसकी नेटवर्थ 10 लाख या $1 लाख है। नेटवर्थ सटीक पैमाना नहीं है और इसका मुख्य कारण यह है कि जिस पल आप अपनी संपत्तियों को बेचना शुरू करते हैं उसी पल आपको मुनाफे पर टैक्स देना पड़ता है। आय कम होने पर बहुत सारे लोग गहरी आर्थिक परेशानी में फंस जाते हैं। पैसे जुटाने के लिए वो अपनी संपत्तियां बेचते हैं, लेकिन उनकी व्यक्तिगत संपत्तियां आमतौर पर उनकी बैलेंस शीट में दर्ज राशि से बहुत कम में बिकती हैं। दूसरी ओर अगर संपत्तियां बेचने से मुनाफा हो जाए तो भी उस पर टैक्स लगता है, यानी एक बार फिर सरकार अपना हिस्सा ले लेती है और कर्ज से बाहर निकलने के लिए जुटाई जाने वाली राशि को कम कर देती है। इसीलिए मैं कहता हूं कि किसी की नेटवर्थ अक्सर उसके अनुमान से कम होती है। अपने खुद के काम पर ध्यान केंद्रित करना शुरू करें। दिन की नौकरी करते रहें, लेकिन असली संपत्तियां भी खरीदना शुरू करें। ऐसे दायित्व या निजी सामान न खरीदें जिन्हें एक बार घर लाने के बाद उनका मूल्य कम हो जाए। जिस पल आप किसी नई कार को शोरूम से चलाकर बाहर लाते हैं उसकी कीमत लगभग 25% कम हो जाती है, यानी ये सच्ची संपत्ति नहीं है। हालांकि आपका बैंकर इसे संपत्ति की सूची में लिखने देता है।
मैंने अपने $400 के नए गोल्फ टाइटेनियम ड्राइवर से जिस पल खेलना शुरू किया, उसी पल उसका मूल्य घटकर $150 हो गया। खर्च कम रखें, दायित्व कम करें और ठोस संपत्तियों की नींव डालने के लिए मेहनत करें। जो युवा अब तक घर छोड़कर नहीं गए हैं, उनके लिए ये महत्वपूर्ण है कि उनके माता पिता उन्हें संपत्ति और दायित्व का फर्क सिखा दें। वो घर छोड़कर जाएं, शादी करें, मकान खरीदें, बच्चे पैदा करें और जोखिम भरी वित्तीय स्थिति में अटक जाएं, नौकरी से चिपके रहें और हर चीज उधार पर खरीदें। इससे पहले ही उनसे ठोस संपत्ति वाले कॉलम को बनवाना शुरू करें। मैं बहुत सारे युवा दंपतियों को देखता हूं जो विवाह के बाद एक ऐसी जीवन शैली में उलझ कर रह जाते हैं जो उन्हें नौकरी के अधिकतर वर्षों में कर्ज से बाहर नहीं निकलने देगी। जब आखिरी बच्चा बड़ा होकर घर से चला जाता है, तब माता पिता को एहसास होता है कि उन्होंने रिटायरमेंट के लिए पर्याप्त तैयारी नहीं की है। अब वो थोड़ा पैसा बचाने का अभियान छेड़ देते हैं, लेकिन तभी उनके खुद के माता पिता बीमार हो जाते हैं और उन पर नई जिम्मेदारियां आ जाती हैं। तो मैं आपको या आपके बच्चों को किस तरह की संपत्तियां इकट्ठा करने की सलाह देता हूं? मेरे संसार में असल संपत्तियां इस श्रेणी में आती हैं। ऐसे कारोबार जिनमें मेरे मौजूद रहने की जरूरत नहीं है। मैं उनका मालिक अवश्य हूं, लेकिन दूसरे लोग उनका प्रबंधन करते हैं या उन्हें चलाते हैं। अगर मुझे भी वहां काम करना पड़े तो ये कारोबार नहीं होगा, ये तो नौकरी बन जाएगी। स्टॉक्स, बॉन्ड्स, आमदनी देने वाली रियल एस्टेट, नोट्स, IOU, बौद्धिक संपदा यानी संगीत, पटकथा और पेटेंट आदि से मिलने वाली रॉयल्टी, कोई अन्य चीज जिसका मूल्य हो, जो आमदनी देती हो या जिसका मूल्य बढ़ता हो और जिसका तैयार बाजार हो। बचपन में मेरे शिक्षित डैडी ने मुझे सुरक्षित नौकरी खोजने के लिए प्रोत्साहित किया। मुझे उन संपत्तियों को इकट्ठा करने के लिए प्रोत्साहित किया जिनसे मैं प्रेम करता था। अगर तुम इससे प्रेम नहीं करते हो तो तुम उसकी देखभाल नहीं करोगे। मैं रियल एस्टेट इसलिए इकट्ठा करता हूं क्योंकि मुझे इमारतों और जमीन से प्यार है। मुझे उनकी खरीदारी करने से प्यार है और मैं दिन भर उन्हें निहार सकता हूं। जब समस्याएं उत्पन्न होती हैं तो वो उतनी बुरी नहीं होती कि उनकी वजह से रियल एस्टेट के प्रति मेरा प्यार कम हो जाए। हाँ, जो लोग रियल एस्टेट से नफरत करते हैं उन्हें ये नहीं खरीदना चाहिए। मुझे छोटी कंपनियों, खासकर शुरुआती कंपनियों के शेयरों से भी प्रेम है। इसका कारण ये है कि मैं मैनेजर नहीं, उद्यमी हूं। अपने शुरुआती वर्षों में मैंने स्टैंडर्ड ऑयल ऑफ कैलिफोर्निया, US मरीन कॉर्प और जेरोक्स कॉर्प जैसे बड़े संगठनों में काम किया था। उन संगठनों में गुजारा समय मजेदार था, जिसकी कई अच्छी यादें मेरे साथ हैं। लेकिन मैं जानता हूं कि दिल की गहराई में मैं कंपनी वाला आदमी नहीं हूं। मुझे कंपनियां शुरू करना पसंद है, उन्हें चलाना नहीं। इसीलिए मैं आमतौर पर छोटी कंपनियों के शेयर खरीदता हूं। कई बार मैं खुद भी कंपनी खड़ी करके उसे सार्वजनिक करता हूं। नए शेयर जारी करने से भारी दौलत मिलती है और मुझे इस खेल से प्रेम है। कई लोग स्मॉल कैप यानी छोटी कंपनियों से डरते हैं और उन्हें खतरनाक कहते हैं, और वो हैं भी। लेकिन अगर आप इस निवेश से प्रेम करते हैं, इसे समझते हैं और खेल के नियम जानते हैं, तो जोखिम कम हो जाता है। छोटी कंपनियों के मामले में मेरी निवेश रणनीति ये रहती है कि 1 साल के भीतर उस शेयर से बाहर आ जाओ। दूसरी तरफ रियल एस्टेट के क्षेत्र में मेरी रणनीति ये है कि छोटी शुरुआत करो और उसे बेचकर ज्यादा बड़ी जायदाद खरीदो, ताकि मुनाफे पर टैक्स तुरंत न चुकाना पड़े। इससे रियल एस्टेट संपत्ति का मूल्य बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। मैं रियल एस्टेट को आमतौर पर 7 साल से कम समय तक रखता हूं। जब मैं मरीन कॉर्प और जेरोक्स में था, तब बरसों तक मैंने वही किया जिसकी सलाह मेरे अमीर डैडी ने दी थी। मैं दिन में नौकरी करता था और उसके साथ ही अपने खुद के काम। मैं रियल एस्टेट और छोटे शेयरों की खरीद फरोख्त करके अपनी संपत्ति वाले कॉलम में बहुत सक्रिय था। अमीर डैडी हमेशा वित्तीय शिक्षा के महत्व पर जोर देते थे।
वो कहते थे कि मैं अकाउंटिंग और कैश फ्लो मैनेजमेंट को जितनी अच्छी तरह से समझने लगूंगा, निवेशों का विश्लेषण करने और अंततः अपनी खुद की कंपनी शुरू करने तथा उसे सफल बनाने में उतना ही बेहतर बन जाऊंगा। मैं किसी को भी नई कंपनी खड़ी करने के लिए प्रोत्साहित नहीं करता हूं, जब तक कि वो खुद ऐसा ना करना चाहें। मैं जानता हूं कि कंपनी चलाने में कितनी झंझट होती है, इसलिए मैं नहीं चाहता कि कोई उस झमेले में फंसे। कई ऐसे मौके होते हैं जब लोगों को कोई नौकरी नहीं मिल पाती और उस वक्त अपनी कंपनी शुरू करना सबसे अच्छा समाधान नजर आता है। लेकिन ये हमेशा याद रखें कि आपके सफल होने की संभावनाएं बहुत ही कम हैं। 10 में से 9 कंपनियां पहले 5 सालों में डूब जाती हैं। जो कंपनियां पहले 5 सालों में बचती हैं, उनमें भी 10 में से 9 अंततः डूब जाती हैं। इसलिए अगर आप में खुद की कंपनी का मालिक इच्छा है, तभी मैं ऐसा करने की सलाह दूंगा, वरना दिन की नौकरी करते रहें और अपने खुद के काम पर ध्यान केंद्रित करें। जब मैं कहता हूं अपने खुद के काम पर ध्यान केंद्रित करें, तो मेरा मतलब होता है कि अपनी संपत्ति वाले कॉलम को मजबूत बनाएं और बनाए रखें। एक बार जब इसमें कोई डॉलर जाए तो उसे कभी बाहर ना निकलने दें। इसके बारे में इस तरह से सोचें कि जब कोई डॉलर आपकी संपत्ति वाले कॉलम में जाता है तो वो आपका कर्मचारी बन जाता है। पैसे के बारे में सबसे अच्छी बात यह है कि ये एक दिन में 24 घंटे काम करता है और पीढ़ियों तक काम कर सकता है। दिन की नौकरी करते रहें, बेहतरीन मेहनती कर्मचारी बने, लेकिन अपनी संपत्ति वाले कॉलम को बढ़ाते रहें। जब आपका कैश फ्लो बढ़ जाए तो आप विलासिता की वस्तुएं खरीद सकते हैं। इस बारे में एक महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि अमीर लोग विलासिता की वस्तुएं सबसे अंत में खरीदते हैं, जबकि गरीब और मध्यम वर्गीय लोगों में विलासिता की वस्तुएं सबसे पहले खरीदने की प्रवृत्ति होती है। गरीब और मध्यम वर्गीय लोग अक्सर बड़े मकान, हीरे, फरकोट, आभूषण या नाव जैसी विलासिता की वस्तुएं इसलिए खरीदते हैं क्योंकि वो अमीर दिखना चाहते हैं। वो अमीर दिखते तो हैं, लेकिन हकीकत में वो बस कर्ज के दलदल में ज्यादा गहरे डूब जाते हैं। पुराने पैसे वाले लोग यानी लंबे समय से अमीर लोग अपनी संपत्ति वाले कॉलम को सबसे पहले बनाते हैं, फिर संपत्ति वाले कॉलम से उत्पन्न होने वाली आमदनी उनके लिए विलासिता के सामान खरीदती है। गरीब और मध्यम वर्गीय लोग अपनी खून पसीने की कमाई और बच्चों की विरासत की कीमत पर विलासिता के सामान खरीदते हैं। सच्ची विलासिता किसी असली संपत्ति में निवेश करने और उसे विकसित करने का पुरस्कार है। मिसाल के तौर पर, जब हमारे अपार्टमेंट हाउसेस से मेरी पत्नी किम और मेरे पास अतिरिक्त पैसा आने लगा तो उसने अपने लिए मर्सिडीज खरीद ली। उसने इसके लिए कोई अतिरिक्त मेहनत नहीं की, कोई जोखिम नहीं लिया, क्योंकि कार उसने नहीं, अपार्टमेंट हाउस ने खरीदी थी। बहरहाल उसे 4 साल तक इंतजार करना पड़ा, जबकि रियल एस्टेट निवेश पोर्टफोलियो बढ़ रहा था और कार खरीदने के लिए पर्याप्त अतिरिक्त कैश फ्लो उत्पन्न कर रहा था। लेकिन मर्सिडीज की विलासिता सच्चा पुरस्कार थी, क्योंकि इससे यह साबित हो गया था कि वो अपनी संपत्ति वाले कॉलम को बढ़ाना जानती थी। अब वो कार उसके लिए सिर्फ एक सुंदर कार ही नहीं है, ये उससे ज्यादा मायने रखती है। इसका मतलब है कि उसने अपनी वित्तीय बुद्धि का उपयोग करके इसे खरीदा है। इसके बजाय अधिकतर लोग भावावेग में नई कार या विलासिता की कोई अन्य वस्तु कर्ज पर खरीद लेते हैं। हो सकता है कि वो बोर हो रहे हों और उन्हें एक नए खिलौने की जरूरत हो। कर्ज पर विलासिता की वस्तु खरीदने से अक्सर वो आदमी अंततः उस वस्तु से चिढ़ने लगता है, क्योंकि कर्ज एक आर्थिक बोझ बन जाता है। जब आप निवेश करने और अपना खुद का काम करने में समय लगा चुके हैं, तो अब आप अमीरों का सबसे बड़ा रहस्य सीखने के लिए तैयार हैं, यानी वो रहस्य जो अमीरों को बाकी लोगों से काफी आगे पहुंचा देता है। अध्ययन सत्र, अध्याय 3, सबक 3, अपने खुद के काम पर ध्यान केंद्रित करें। सार, रॉबर्ट के एक मित्र ने सन 1974 में ऑस्टिन की टेक्सास यूनिवर्सिटी में मैकडॉनल्ड के संस्थापक रे क्रॉक का व्याख्यान सुना। बाद में
रे विद्यार्थियों के साथ उनके प्रिय स्थान पर बियर पीने के लिए जाने के लिए सहमत हो गए। उन्होंने विद्यार्थियों से पूछा कि उनके हिसाब से वो किस व्यवसाय में हैं। पहले तो विद्यार्थी हंसे और फिर उन्होंने जवाब दिया कि जाहिर है वो हैमबर्गर बेचने के व्यवसाय में हैं। लेकिन रे ने उन्हें बताया कि वो हैमबर्गर व्यवसाय में नहीं है बल्कि रियल एस्टेट व्यवसाय में है। वो जानते थे कि हर फ्रेंचाइजी की जमीन और स्थान उसकी सफलता में सबसे अहम भूमिका निभाते हैं। आज मैकडॉनल्ड संसार में रियल एस्टेट का सबसे बड़ा अकेला स्वामी है, जिसके पास पूरे संसार के सबसे मूल्यवान चौराहों और सड़क के नुक्कड़ों का स्वामित्व है। रॉबर्ट के मित्र ने उस सबक को दिल में उतार लिया और आज वो कई कार सर्विसिंग सेंटर्स का मालिक है। लेकिन उसका व्यवसाय उन कार सर्विसिंग सेंटर्स के नीचे की रियल एस्टेट है। बहुत सारे लोग दूसरों की खातिर काम करते हैं, उनके नियोक्ता, सरकार और बैंक। रे क्रॉक और अमीर डैडी अमीरों का रहस्य क्रमांक 3 जानते थे। अपने खुद के काम पर ध्यान केंद्रित करें। अपना पूरा जीवन किसी दूसरे की खातिर काम करके बर्बाद ना करें। आपके पेशे और आपके व्यवसाय में बड़ा फर्क होता है। अक्सर रॉबर्ट लोगों से पूछते हैं, आपका व्यवसाय क्या है? और वो जवाब देते हैं, ओह, मैं बैंकर हूं। फिर वो उनसे पूछते हैं कि क्या वो बैंक के मालिक हैं? और वो आमतौर पर प्रतिक्रिया करते हैं, नहीं नहीं, मैं वहां काम करता हूं। इस प्रकरण में उन्होंने पेशे को गलती से अपना व्यवसाय समझ लिया है। उनका पेशा बैंकर का हो सकता है, लेकिन उन्हें अब भी उनके खुद के व्यवसाय की जरूरत है। बहुत सारे लोग किसी दूसरे के व्यवसाय पर ध्यान केंद्रित करने और उन्हें अमीर बनाने में अपना पूरा जीवन बिता देते हैं। अपने व्यवसाय पर ध्यान केंद्रित करने का मतलब कोई कंपनी शुरू करना नहीं है। हालांकि कुछ लोगों के लिए ये हो भी सकते, और जब मुश्किल समय आता है तो लोगों ने जिन चीजों को संपत्तियां माना था वो किसी वित्तीय संकट से बचने में उनकी मदद नहीं करती हैं। उस कार का मूल्य बहुत ज्यादा घट जाता है। गोल्फ क्लब्स, उनका भी यही हाल होता है। बैंक किसी व्यक्ति को फाइनेंशियल स्टेटमेंट में जिन चीजों को संपत्तियों की सूची में रखने की अनुमति देता है वो अक्सर सच्ची संपत्तियां नहीं होती हैं। रॉबर्ट को एक बार लोन देने से मना कर दिया गया था क्योंकि बैंक को यह पसंद नहीं आया था कि वो किराए से इतना ज्यादा पैसा कमा रहे थे। बैंक को यह चिंता भी थी कि उनके पास सामान्य नौकरी नहीं थी। लेकिन जब रॉबर्ट ने सूट, आर्ट कलेक्शन और अन्य व्यक्तिगत चीजों को संपत्तियों की सूची में शामिल किया तो बैंक वालों को कोई दिक्कत नहीं हुई। नेटवर्थ वो पैमाना नहीं है जो लोग सोचते हैं कि ये है। लोग जिन ज्यादातर तथाकथित संपत्तियों के आधार पर अपनी नेटवर्थ तय करते हैं वो उतनी मूल्यवान नहीं होती जितना कि वो सोचते हैं, या अगर उनका मूल्य बढ़ गया है तो होने वाले मुनाफे पर टैक्स लग जाएगा। इसलिए रॉबर्ट लोगों से कहते हैं कि वो अपने खुद के व्यवसाय पर ध्यान केंद्रित करें, दिन की नौकरी करते रहें, लेकिन असली संपत्तियां खरीदना शुरू करें। दायित्व या व्यक्तिगत चीजें नहीं, जिनका घर लाने के बाद कोई सच्चा मूल्य नहीं रह जाता है। व्यय को कम रखें, दायित्व कम करें और मेहनत से ठोस संपत्तियों की नींव बनाएं। अभिभावकों को अपनी संतानों के घर छोड़ने से पहले उन्हें यह सिखाने की जरूरत है ताकि वो समझ सकें कि सच्ची संपत्ति क्या है। इसके फलस्वरूप वो खुद को कर्ज की जीवन शैली में नहीं फंसने देंगे। रॉबर्ट कहते हैं कि असली संपत्तियां इन श्रेणियों में आती हैं। पहली, ऐसे कारोबार जिनमें मुझे मौजूद रहने की जरूरत नहीं है। मैं उनका मालिक अवश्य हूं, लेकिन दूसरे लोग उनका प्रबंधन करते हैं या उन्हें चलाते हैं। अगर मुझे भी वहां पर काम करना पड़े तो यह कारोबार नहीं होगा, ये तो नौकरी बन जाएगी। दूसरा, शेयर। तीसरा, बॉन्ड। चौथा, आमदनी देने वाली रियल एस्टेट। पांचवां, नोट्स, IOU। छठा, बौद्धिक संपदा यानी कि संगीत, पटकथा और पेटेंट आदि से मिलने वाली रॉयल्टी। और सातवां,
कोई अन्य चीज जिसका मूल्य हो, जो आमदनी देती हो या जिसका मूल्य बढ़ता हो और जिसका तैयार बाजार हो। उन संपत्तियों को हासिल करें जिनसे आप प्रेम करते हों। रॉबर्ट को रियल एस्टेट और उसकी शॉपिंग करने में बिताते हैं। अगर आप रियल एस्टेट को पसंद नहीं करते हैं तो इसमें निवेश ना करें। रॉबर्ट छोटी नई कंपनियों के शेयरों से भी प्रेम करते हैं क्योंकि वो खुद एक उद्यमी हैं। कुछ लोग इतनी कम पूंजी वाली कंपनियों के जोखिम से घबराते हैं, लेकिन रॉबर्ट उन्हें दौलत बनाने की जगह के रूप में देखते हैं। उनकी रणनीति 1 वर्ष में निवेश बाहर निकालने की होती है। दूसरी तरफ उनकी रियल एस्टेट की रणनीति ये है कि वो छोटी शुरुआत करें और मुनाफे पर लगने वाले टैक्स में विलंब करते हुए उन्हें बेचकर ज्यादा बड़ी जायदाद खरीदें तथा रियल एस्टेट को 7 साल से कम रखें। मरीन और जेरोक्स के लिए काम करते समय भी रॉबर्ट ने अपने व्यवसाय पर ध्यान केंद्रित रखा। वो दिन की नौकरी करते रहे, लेकिन वो अपनी संपत्ति वाले कॉलम में सक्रिय रहे तथा रियल एस्टेट और छोटे शेयरों में कारोबार करते रहे। उन्होंने अकाउंटिंग और कैश मैनेजमेंट को जितना ज्यादा समझा, वो निवेशकों का विश्लेषण करने और अंततः अपनी खुद की कंपनी बनाने में उतने ही बेहतर बनते चले गए। वो लोगों को कोई कंपनी शुरू करने की सलाह नहीं देते थे जब तक कि उनमें सचमुच ऐसा करने की इच्छा ना हो। अगर इच्छा नहीं है तो वो उन्हें सलाह देते हैं कि वो अपने दिन की नौकरी कायम रखें और अपने व्यवसाय पर ध्यान केंद्रित रखें। अपनी संपत्ति वाले कॉलम को मजबूत बनाएं और बनाए रखें। जब कैश फ्लो बढ़ जाता है तो लोग विलासिताओं में संलग्न हो सकते हैं, लेकिन सिर्फ तभी अगर कैश फ्लो उनका समर्थन करे। संपत्ति वाले कॉलम को बनाएं और फिर उन संपत्तियों से उत्पन्न आमदनी से विलासिताओं को खरीदें। बाएं गोलार्ध का पल। जब संपत्तियां विलासिताओं को खरीदने लायक पर्याप्त आमदनी देने लगें, तब आप उन्हें खरीद सकते हैं। दाएं गोलार्ध का पल। आपका व्यवसाय क्या है, इस बारे में सृजनात्मक तरीके से सोचें। यह आपका पेशा नहीं है। अवचेतन पल। आप जिस प्रकार की संपत्तियों से प्रेम करते हैं उन्हें हासिल करें, क्योंकि आप उनकी बेहतर परवाह करेंगे और उनके बारे में सीखने में आपको मजा भी आएगा। रॉबर्ट क्या कह रहे थे? अब सोच विचार करने का समय है। खुद से पूछें कि रॉबर्ट इस उद्धरण में क्या कह रहे हैं और वो ऐसा क्यों कहते हैं। इस खंड में आपको रॉबर्ट के साथ सहमत या असहमत होने की जरूरत नहीं है। लक्ष्य तो ये समझना है कि रॉबर्ट क्या कह रहे हैं। याद रखें, ये पाठ्यक्रम सहयोगी और समर्थक बनने के लिए तैयार किया गया है। 2 दिमाग एक से बेहतर होते हैं। अगर आप रॉबर्ट की कही बात को नहीं समझ पाते हैं तो संकोच न करें, समझने में मदद मांगें। हर उद्धरण पर बातचीत करने का समय निकालें जब तक कि आप इसे समझ न लें। वित्तीय दृष्टिकोण केंद्रित करते हैं, जबकि बाकी हर व्यक्ति अपने इनकम स्टेटमेंट पर ध्यान केंद्रित करता है। वित्तीय संघर्ष प्रायः इस बात का सीधा परिणाम होता है कि लोग अपना पूरा जीवन किसी दूसरे की खातिर काम करने में बिता देते हैं। कई लोगों के पास अपने कामकाजी दिनों के अंत में अपने प्रयासों के बदले में दिखाने के लिए कुछ भी नहीं होगा। नेटवर्थ सटीक नहीं होती। इसका एक मुख्य कारण यह है कि जिस पल आप अपनी संपत्तियों को बेचना शुरू करते हैं, मुनाफे पर टैक्स लगा दिया जाता है। एक बार जब कोई डॉलर अंदर जाए तो उसे कभी बाहर न निकलने दें। इसके बारे में इस तरह सोचें कि जब कोई डॉलर आपकी संपत्ति वाले कॉलम में जाता है तो वो आपका कर्मचारी बन जाता है। पैसे के बारे में सबसे अच्छी बात यह है कि ये एक दिन में 24 घंटे काम करता है और पीढ़ियों तक काम कर सकता है। एक महत्वपूर्ण अंतर यह है कि अमीर लोग विलासिता की वस्तुएं सबसे अंत में खरीदते हैं, जबकि गरीब और मध्यम वर्गीय लोग और अपने जीवन पर लागू करने का समय है। खुद से आगे बताए गए प्रश्न पूछें और अपने अध्ययन साझेदार के साथ उन पर विचार विमर्श करें। खुद के साथ और अपने साझेदार के साथ ईमानदार बने। आप जो जवाब दे रहे हैं
अगर उनमें से कुछ आपको पसंद नहीं आते हैं तो खुद से पूछें कि क्या आप बदलने के लिए तैयार हैं। अपने विचारों तथा मानसिकता को बदलने की चुनौती को स्वीकार करें। पहला, आपका पेशा क्या है और आपका व्यवसाय क्या है, उनमें क्या फर्क है। दूसरा, वो कौन सी चीजें हैं जिन्हें इस अध्याय को पढ़ने से पहले आपने अपनी नेटवर्थ में गिना हुआ था, अब आप उन्हें कैसे देखते हैं। तीसरी, आप जिन संपत्तियों को हासिल कर रहे हैं क्या वो ऐसी हैं जिनसे आप प्रेम करते हैं, अगर नहीं तो आप इसे कैसे बदल सकते हैं। चौथी, वो समय कौन सा था जब आपने कोई विलासिता का सामान खरीदा था जिसे आपका कैश फ्लो तर्कसंगत नहीं ठहराता था। वो कौन सा समय है जब आपने ऐसा किया था, तब कैश फ्लो उस खरीदारी को तर्कसंगत ठहरा सकता था। इसकी तुलना करें कि आपने उन दोनों स्थितियों में कैसा महसूस किया था, खरीदारी के समय भी और बाद में भी। क्या आपके परिवार में ऐसे लोग रहे हैं जिन्होंने किसी दूसरे की खातिर काम करने में अपना पूरा जीवन बिताया है और अंत में उनके पास कुछ भी नहीं बचा था? अगर आप दे सकते तो उन्हें क्या सलाह देते? शब्दावली की परिभाषाएं। बॉन्ड, कर्ज, जिसमें अधिकृत रूप से इसे जारी करने वाला बॉन्ड धारकों से कर्ज लेता है और परिपक्वता नामक भविष्य की तारीख पर मूलधन तथा ब्याज लौटाने का वादा करता है। उद्यमी, वो व्यक्ति जो मुनाफा हासिल करने के लिए किसी प्रोडक्ट या सेवा को प्रदान करने का सिस्टम बनाता है। उद्यमी अवसर का पीछा करने के लिए जोखिम स्वीकार करने के इच्छुक रहते हैं और उन्हें पूंजीवादी समाज में बुनियादी तौर पर महत्वपूर्ण समझा जाता है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट, आपकी आय, व्यय, संपत्तियों और दायित्वों का स्टेटमेंट। जब आप कॉलेज से निकलते हैं तो उसके बाद आपका रिपोर्ट कार्ड, जिसे आपका बैंकर आपको कर्ज देने से पहले देखना चाहता है। स्टॉक, टैक्स का इतिहास और कॉरपोरेशंस की शक्ति। मेरे अमीर डैडी ने खेल को चतुराई से खेला था और उन्होंने ये कॉरपोरेशंस के जरिए किया था, जो अमीरों का सबसे बड़ा रहस्य है। मुझे याद है स्कूल में हमें रॉबिन हुड और उसके मैरी मैन गिरोह की कहानी सुनाई गई थी। मेरे शिक्षक के हिसाब से ये एक रोमांटिक हीरो की अद्भुत कहानी थी जो अमीरों से पैसे छीनकर गरीबों में बांट देता था। दूसरी ओर मेरे अमीर डैडी रॉबिन हुड को हीरो नहीं मानते थे, वो तो रॉबिन हुड को अपराधी मानते थे। रॉबिन हुड को गुजरे हुए जमाना हो चुका है, लेकिन उसके अनुयायी आज भी जिंदा हैं। मैं अक्सर अब भी लोगों को कहते सुनता हूं, इसके लिए अमीर लोग पैसे क्यों नहीं देते, या अमीरों को ज्यादा टैक्स देना चाहिए और गरीबों में बांटना चाहिए। ये अमीरों से छीनकर गरीबों में बांटने की रॉबिन हुड फंतासी गरीबों और मध्यम वर्गीय लोगों के लिए सबसे दुखदाई साबित हुई है। इसी रॉबिन हुड आदर्श की वजह से मध्यम वर्ग पर टैक्स का इतना भारी बोझ लदा हुआ है। सच्चाई तो ये है कि अमीरों पर टैक्स लगता ही नहीं है। गरीबों के कल्याण के लिए पैसे तो मध्यम वर्ग देता है, खास तौर पर उच्च आय वाला मध्यम वर्ग। टैक्स के बारे में पूरी तरह से समझने के लिए हमें इसकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पर नजर डालने की जरूरत है। हालांकि मेरे उच्च शिक्षित डैडी शिक्षा के इतिहास के विशेषज्ञ थे, लेकिन मेरे अमीर डैडी खुद को टैक्स के इतिहास का विशेषज्ञ मानते थे। अमीर डैडी ने माइक और मुझे बताया कि इंग्लैंड या अमेरिका में पहले कोई टैक्स नहीं लगता था। कभी कभार युद्ध का खर्च निकालने के लिए अस्थायी टैक्स लगा दिया जाता था। राजा या राष्ट्रपति बस ऐलान कर देता था और हर एक को अपना हिस्सा देने के लिए प्रेरित करता था। ब्रिटेन में सन 1799 से सन 1816 तक नेपोलियन के खिलाफ युद्ध में टैक्स लगाया गया था। अमेरिका में सन 1861 से सन 1865 तक हुए गृहयुद्ध के खर्च को जुटाने के लिए टैक्स लगाया गया था।
सन 1874 में इंग्लैंड ने अपने नागरिकों पर स्थायी इनकम टैक्स लगा दिया। सन 1913 में अमेरिकी संविधान के 16वें संशोधन की मंजूरी के साथ ही इनकम टैक्स अमेरिका में भी स्थायी हो गया। एक जमाने में अमेरिकी टैक्स विरोधी थे। चाय पर बहुत ज्यादा टैक्स लगने की वजह से ही बॉस्टन हार्बर की मशहूर टी पार्टी वाली घटना हुई, जिसने क्रांतिकारी युद्ध को चिंगारी दी। नियमित इनकम टैक्स का विचार जनता के गले उतारने में इंग्लैंड और अमेरिका दोनों को ही लगभग 50 साल का समय लग गया। उन ऐतिहासिक तारीखों से हमें यह पता नहीं चलता कि ये दोनों टैक्स शुरुआत में सिर्फ अमीरों पर लगाए गए थे। अमीर डैडी चाहते थे कि माइक और मैं ये बात कभी ना भूलें। उन्होंने समझाया कि टैक्स का विचार इसलिए लोकप्रिय हुआ और बहुसंख्यक लोगों ने उसे सिर्फ इसलिए स्वीकार किया क्योंकि गरीबों और मध्यम वर्गीय लोगों को यह बताया गया कि टैक्स सिर्फ अमीरों को सजा देने के लिए लगाए जा रहे हैं। इसी कारण जनता ने कानून के समर्थन में वोट दिया और ये संवैधानिक रूप से कानून बन गया। हालांकि इसका इरादा अमीरों को सजा देना था, लेकिन अंततः ये उन्हीं लोगों के लिए सजा बन गया जिन्होंने इसके समर्थन में वोट दिया था, गरीब और मध्यम वर्ग। एक बार जब सरकार ने पैसे का स्वाद चख लिया तो इसकी भूख बढ़ती गई। अमीर डैडी ने कहा, तुम्हारे डैडी और मैं पूरी तरह विरोध में हैं। वो सरकारी अफसर हैं और मैं पूंजीपति हूं। हमें विपरीत व्यवहार के कारण पैसे मिलते हैं और हमारी सफलता को तौलने के तराजू भी अलग अलग हैं। उन्हें पैसे खर्च करने और लोगों को नौकरी देने के लिए पैसे मिलते हैं। वो जितना ज्यादा खर्च करते हैं और जितने ज्यादा लोगों को नौकरी देते हैं, उनका संगठन उतना ही ज्यादा बड़ा बनता है। सरकार में बड़े संगठन को सम्मान दिया जाता है। दूसरी ओर अपनी कंपनी में मैं जितने कम लोगों को नियुक्त करता हूं और जितने कम पैसे खर्च करता हूं, मेरे निवेशक मेरा उतना ही ज्यादा सम्मान करते हैं। इसीलिए मैं सरकारी लोगों को पसंद नहीं करता। प्रायः उनके लक्ष्य कारोबारी लोगों से भिन्न होते हैं। जब सरकार में कर्मचारियों की संख्या बढ़ती है तो उन्हें तनख्वाह देने के लिए पहले से ज्यादा टैक्स डॉलर्स की जरूरत होती है। मेरे शिक्षित डैडी सचमुच मानते थे कि सरकार को लोगों की मदद करनी चाहिए। उन्हें जॉन एफ कैनेडी बहुत पसंद थे, खास तौर पर पीस कॉर्प का विचार। वो इस विचार को इतना ज्यादा पसंद करते थे कि वो और मेरी मां दोनों ही पीस कॉर्प के लिए काम करते थे तथा मलेशिया, थाईलैंड और फिलीपींस जाने वाले स्वयं सेवकों को प्रशिक्षित करते थे। वो हमेशा अतिरिक्त अनुदानों और बजट बढ़वाने की कोशिश करते थे ताकि वो अधिक लोगों को नियुक्त कर सकें, शिक्षा विभाग की नौकरी में भी और पीस कॉर्प में भी। जब मैं 10 साल का था तभी से अमीर डैडी मुझसे कहते आ रहे थे कि सरकारी कर्मचारी आलसी चोरों का गिरोह है। लगभग तभी से मेरे गरीब डैडी मुझसे कहते आ रहे थे कि अमीर लोग लालची और बदमाश होते हैं जिन्हें सरकार को ज्यादा पैसा देना चाहिए। दोनों ही विचारों के पक्ष में उपयुक्त तर्क दिए जा सकते थे। मेरे लिए ये बहुत मुश्किल था कि शहर के बहुत बड़े पूंजीपति के लिए काम करने के बाद एक ऐसे पिता के पास लौटूं जो एक शीर्ष सरकारी अफसर थे। ये तय करना आसान नहीं था कि किस डैडी की बात पर यकीन किया जाए। लेकिन जब आप टैक्स के इतिहास का अध्ययन करते हैं तो एक दिलचस्प पहलू सामने आता है। जैसा मैंने कहा था, टैक्स सिर्फ इसलिए लागू हो पाए क्योंकि जनता अर्थशास्त्र के रॉबिन हुड सिद्धांत में यकीन करती थी। अमीरों से छीनो और बाकी सब में बांट दो। समस्या ये थी कि सरकार की पैसे की भूख इतनी बढ़ गई थी कि जल्द ही मध्यम वर्ग पर भी टैक्स लगाने की नौबत आ गई और वहां से ये नीचे खिसकने लगे। दूसरी तरफ अमीरों ने इसे एक अवसर के रूप में देखा क्योंकि वो उन्हीं नियमों के हिसाब से नहीं खेलते हैं जिनसे जनता खेलती है। अमीर लोग कॉरपोरेशंस के बारे में जानते थे जो समुद्री जहाज़ों के दिनों में लोकप्रिय थे। अमीर लोग हर समुद्री यात्रा में संपत्ति के अपने जोखिम को सीमित करने के लिए कॉरपोरेशंस का उपयोग करते थे। हर समुद्री यात्रा के लिए अमीर लोग अपना पैसा एक कॉरपोरेशन में डाल देते थे। फिर
कॉरपोरेशन खजाने की तलाश में नए संसार की यात्रा करने के लिए जहाजियों को नियुक्त करते थे। अगर जहाज डूब जाता था तो जहाजियों की जान चली जाती थी, लेकिन अमीरों को सिर्फ उतने उस खास समुद्री यात्रा में निवेश किया था। अब ये रेखाचित्र दर्शाता है कि कॉरपोरेट तंत्र किस प्रकार आपके व्यक्तिगत इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट के बाहर रहता है। कानूनी कॉरपोरेट तंत्र के ज्ञान की बदौलत अमीर लोग दरअसल